अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ने में खुशामदीदी हैं जी। 522 का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। एरर एनालिसिस, नेचर ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाएं। टॉपिक नंबर 17, एरर एनालिसिस। व्हाट इज़ एन एरर? एरर होता क्या है? सिंपल अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट दूँ, एरर किसे कहते हैं? गलती को कहते हैं। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? लैंग्वेज लर्निंग का सब्जेक्ट है। इस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या एरर होगा? जो लर्नर या जो लैंग्वेज बोलेगा उसमें जो वो एरर करेगा, वो जो गलती करेगा उसे एरर कहेंगे। एन एरर इज़ अ लर्नर लैंग्वेज फॉर्म दैट डेविएट्स फ्रॉम और वायलेट्स आर टारगेट लैंग्वेज रूल्स। अगर एक स्पीकर या लैंग्वेज लर्नर लैंग्वेज में या जो लैंग्वेज बोल रहा है उसका कोई रूल डेविएट करता है, कोई फॉर्म गलत बोलता है, कोई रूल ऐसे वायलेट करता है, तो वो क्या होता है? वो एरर कहलाता है। इसके अलावा जी ये सारे जो हैं एमसीक्यूज़ हैं कि जेम्स ने ये बोला कॉर्डर एरर को, ये एरर की ये डेफिनेशन देता है। तो ये जी एमसीक्यूज़ आपने एक बार पढ़ने हैं। आगे जी आ जाए मेक्स, मिस्टेक्स एंड एरर। इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने बताया है। तो मिस्टेक्स का सिंपल वे में उनका कहना है कि मिस्टेक्स आप ये कह लें कि एक नेटिव स्पीकर है, उसे सारे जो है करेक्ट जो है रूल्स का पता है, पहले सारा सिस्टम उसे पता है कि क्या लैंग्वेज का क्या रूल है, कैसे क्या बोलना है। उसे ना एक रैंडमली या बाय मिस्टेक ना उससे एरर हो जाता है, तब उसे जब नोटिस करवाया जाता है कि आपने यहाँ पे ये ऐसे बोला है, तो वो फिर उसे करेक्ट कर लेता है अपने इस एरर को। ठीक है, ये होता है मिस्टेक कि भैया आपको पहले से एक सही फॉर्म या सही ग्रामेटिकल रूल पता है, तो रैंडमली आपसे स्लिप अप हो गया है, तो जी उसने ठीक कर लिया। ये जो मिस्टेक होता है। एरर जो होता है वो एक नोटिसेबल डेविएशन होती है, मतलब कि अडल्ट जो नेटिव स्पीकर है ना, उसे ना पहले से सिस्टम पता है, उसने एक गलत ही फॉर्म को पकड़ा हुआ है और वो उसी को बोलता है, वो करेक्ट भी नहीं करता। अगर उसे बोला जाए ना कि करेक्ट करें, वो करेक्ट भी नहीं करता। इसे जी एरर इसे कहते हैं। मिस्टेक्स जब जी आपको पहले से पता हो और आपसे स्लिप अप हो जाए, मतलब रैंडमली आपसे मिस्टेक हो जाए। एक वो जब एक नामुसलसल एरर किए जा रहे हैं और आपको सिस्टम भी नहीं पता, इवन कि आपको बता भी दिया जाए तब भी आपसे वो एरर लाजमी हो रहा है, तो जी इसे एरर कहते हैं। टॉपिक नंबर 18 पे आ जाए जी। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बिहेवियरिस्टिक एंड मेंटलिस्टिक एटीट्यूड टू एरर्स। बिहेवियरिस्ट व्यू क्या था टूवर्ड एरर्स? वो ये कहते थे कि एरर जो है ना उसे एक फेलियर का साइन समझा जाता है। मतलब समझो कि लर्नर ना फेल हो गया अगर वो एरर कर रहा है, तो लर्नर भी और टीचर भी, वैसी टीचर वैसा लर्नर। बस आपने ये याद रखना कि एरर्स वर डीम्ड एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स एज वेल एज टीचर। ये जी बिहेवियरिस्ट का ये व्यू था। मेंटलिस्ट व्यू क्या था? वो कहते थे जी एरर जो होते हैं वो इनविटेबल होते हैं, मतलब कि ये होने ही होते हैं। एक लर्नर लैंग्वेज सीख रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो पहले दिन ही परफेक्ट लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे जी, वो एरर करेगा ही करेगा। तो उनका कहना है इट शुड नॉट बी टारगेटेड एज अ साइन ऑफ फेलियर बट एज एन एविडेंस दैट स्टूडेंट इज़ हेडिंग हिज वे टूवर्ड द करेक्ट रूल्स। कि इसको फेलियर का साइन मत कहें, बल्कि ये इस बात की इलामत है कि चलो ये एरर्स करके लर्नर जो है एक करेक्ट रूल की तरफ जा रहा है, एक सीख रहा है वो कोई चीज़, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है ना, तभी तो वो एरर कर रहा है। ठीक है, टॉपिक नंबर 19 पे आ जाए जी। व्हाट इज़ एरर एनालिसिस? एरर एनालिसिस क्या होता है? आप जो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं उसमें जो आप एरर कर रहे हैं उसके वो जी उसका एनालिसिस करना एरर एनालिसिस होता है। बस सिंपल इसका ये है। ये जी बकाया एमसीक्यूज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं। यहाँ पे देखें, एरर एनालिसिस इज़ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है उसकी लैंग्वेज के एरर्स का एनालिसिस करना इज़ कॉल्ड एरर एनालिसिस। या बिलफर्ज अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर भी है, मतलब नेटिव स्पीकर है, वो कोई एरर कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, उसका एरर उसके एरर का एनालिसिस करना लैंग्वेज में, तो जी एरर एनालिसिस। मेन इसका बेसिक है कि आपने लैंग्वेज के एरर्स को
एनालिसिस करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है एरर एनालिसिस का, रिक्वायर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल ऑफ लर्नर लैंग्वेज विच डेविएट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सम वे। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है एरर एनालिसिस का वो ये होता है कि आप वो एलिमेंट जो हैं जिनकी वजह से लर्नर जो है अपनी लैंग्वेज में एरर कर रहा है वो डिटर्मिन कर सकें, उसे जान सकें कि भाई क्या वजह क्या है जिसकी वजह से सेकंड लैंग्वेज लर्नर अपनी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में एरर कर रहा है। एरर एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू टीचर्स। जी, एरर एनालिसिस की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन टीचर्स के लिए कारआमद साबित हो सकती है, जैसे कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि स्टूडेंट एरर कर रहा है, वो क्यों एरर कर रहा है। जब उन्हें ये इस क्यों का जवाब मिल जाता है तो फिर उसका हल ढूंढते हैं वो कि कैसे बच्चे को उस एरर की जो है छुटकारा दिया जाए या उसकी मदद की जाए कि वो उस एरर को सही कर लें। इसके अलावा जी फिर टीचर की इफ़ेक्टिवनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है जी, उसे जाहिर सी बात है ये तो होना ही होता है। खैर, और इसके अलावा क्या है, असेस द रेमेडियल वर्क नेसेसरी फॉर इंग्लिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज ESL स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड टू हेल्प स्टूडेंट्स अवॉइड द मोस्ट कॉमन एरर्स। इसको एरर एनालिसिस के ज़रिए ऐसी क्या कह लें कि टेक्स्ट बनाए जाते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज बनाई जाती हैं, पहले से ही ऐसी स्ट्रेटजीज़ बच्चों को सिखाई जाती हैं जिसकी मदद से वो कॉमन एरर्स जो हैं उन्हें अवॉइड कर सकें, वो ना करें वो एरर्स, ठीक है। ये जी ये होता है सिस्टम। फिर जी ये MCQs है, ये एक है कि एरर एनालिसिस वाज एन अल्टरनेटिव टू कंट्रास्टिव एनालिसिस। कंट्रास्टिव एनालिसिस का अल्टरनेट क्या आया, एरर एनालिसिस आया। अब ये कंट्रास्टिव एनालिसिस आगे बताया हुआ है, ठीक है। की फाइंडिंग क्या है एरर एनालिसिस की, हैज़ बीन दैट मैनी learner errors are produced by learners making faulty inferences about the rules of the new language। एक एरर एनालिसिस का बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि की पॉइंट इसकी मदद से हमें पता लगा है कि लर्नर जो हैं क्यों एरर करते हैं। वो इसलिए एरर करते हैं कि वो अपनी तरफ से एक अंदाज़ा खुद ही से लगा लेते हैं कि जो ये रूल है ये ऐसे है, हालांकि चाहे वो वैसा हो ना हो, पर वो एक खुद ही से इन्फेरेंस कर लेते हैं, अंदाज़ा करके अपने दिमाग में वो स्टोर कर लेते हैं रूल, तो फिर वो एरर करते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 20 पे आ जाइए, नेचर एंड पर्पस ऑफ एरर एनालिसिस। जी ये जी अब MCQs हैं कि एरर क्या होते हैं और मिस्टेक्स क्या होती हैं, अगेन उन्होंने कंपैरिजन किया है, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ MCQs मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। एरर उनका कहना है कि सिस्टमेटिक होते हैं और जी ये रेगुलर होते हैं। जी लर्नर जो है जिस लर्निंग स्टेज से गुजरता है उसमें वो एरर नहीं करने होते हैं, उनका ये कहना है। जबकि ये जो फोजियाती, पता नहीं यही है शायद, यही जो इसने बोला है कि मिस्टेक्स जो होती हैं वो जी हमारी मेमोरी लिमिटेशंस की वजह से होती हैं, मतलब हमें अक्सर हम थकावट का शिकार होते हैं या इमोशनली ड्रेन होते हैं, तो फिर हम उस हालत में हम मिस्टेक कर देते हैं और ये इरेगुलर होता है, ये सिस्टमेटिक नहीं होती हमारी मिस्टेक्स। 2 अप्रोचेज़ आई हैं जी टू स्टडी लर्नर्स एरर। वो कौन सी 2 अप्रोचेज़ हैं, कंट्रास्टिव अप्रोच एंड एरर एनालिसिस। अच्छा जी, अब इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो जी डिफरेंस है, कंट्रास्टिव जो है अप्रोच जो है वो जी बिहेवियर्स ने दी, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो लर्नर है ना वो एरर अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से करता है, उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंटरफेयर करती है उसकी सेकंड लैंग्वेज से, तब वो एरर करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन these 2 approaches is that the first one believes that native language interference is the major source of error in second language learning that behavior theory suggests। तो जी कंट्रास्टिव एनालिसिस में वो ये करते हैं कि कंट्रास्ट करते हैं, नाम से जाहिर है कंट्रास्ट कर रहे हैं, वो अपनी वो लर्नर की फ़र्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेजेस का कंट्रास्ट कर रहे हैं कि क्यों कहाँ पे जो है लर्नर
एरर कर रहा है। जबकि एरर एनालिसिस क्या करता है, वो ना सिर्फ आपको ये आपका ये बताता है कि एरर क्यों कर रहे हैं, वो उस एरर का हल भी निकालता है। वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाता है एरर एनालिसिस कि जी जिसकी वजह से वो बच्चे एरर ना करें मज़ीद। ठीक है, तो ये जी डिफरेंस है। एरर एनालिसिस मेन कंसर्न्स आर organizing remedial courses and devising appropriate material and teaching strategies used based on the findings of theoretical error analysis। ऐसी strategies develop करना, ऐसी मटीरियल डेवलप करना कि जिसकी मदद से बच्चे एरर ना करें। खाली ये कह देना कि नहीं जी एरर जो लर्नर की फ़र्स्ट लैंग्वेज है उसी की मदद से, उसी की इंटरफेरेंस से जी वो क्या कहते हैं एरर कर रहा है और बस उसके ऊपर वो थ्योरी दे देना, ये तो कोई मसले का हल नहीं है ना। बहरहाल ये जी MCQs हैं। एरर एनालिसिस इज़ consist of a comparison between the error made in the target language and the target language itself। Contrastive analysis में क्या होता है, वो लर्नर की फ़र्स्ट लैंग्वेज और वो जो सीख रहा है सेकेंड लैंग्वेज उसको कंट्रास्ट करते हैं, उसके एरर्स को करते हैं। एरर एनालिसिस में क्या होता है कि जो लर्नर अपनी टारगेट लैंग्वेज में एरर कर रहा है ना, जो वो सीख रहा है लैंग्वेज वो से जो उसमें एरर कर रहा है वो उसको, और जो वाकई ही सही रूल है उस लैंग्वेज का उसको एनालाइज करते हैं। वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज को लेके नहीं बैठे रहते। ठीक है, एरर एनालिसिस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एरर ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग MCQs। कि जी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरह का ये एरर ट्रीटमेंट है जो लैंग्वेज टीचिंग में आप बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे के एरर को दे सकते हैं। टुडे द स्टडी ऑफ एरर्स इज़ पार्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर फोकस ऑन फॉर्म टीचिंग मेथडोलॉजी। आज के दौर में उनका कहना है जो एरर्स हैं वो पार्टिकुलरली किससे रेलिवेंट किए जाते हैं, फोकस ऑन फॉर्म से किए जाते हैं। मतलब टीचर जो है वो बच्चों को फोकस करवाती है उनकी फॉर्म पे, मतलब उनकी लैंग्वेज की फॉर्म पे उनको फोकस करवाती है कि यहाँ पे आपने ये फॉर्म लगानी है, यहाँ पे ये फॉर्म लगानी है, यहाँ पे ऐसे फॉर्म लगानी है। ठीक है, द बेसिक टास्क ऑफ एरर एनालिसिस इज़ टू डिस्क्राइब हाउ लर्निंग अकर्स बाय एग्जामिनिंग द लर्नर्स आउटपुट एंड दिस इंक्लूड्स हिज/हर करेक्ट एंड इनकरेक्ट अटरेंसेस। बेसिक टास्क क्या होता है एरर एनालिसिस का कि डिस्क्राइब कर देना कि कैसे लर्नर सीखेगा। उसकी देखें ना, उसने एक एरर कर दिया, अब उस एरर को एरर एनालिसिस क्या करेंगे, पहले उसकी वजह पता लगाएंगे कि क्यों हुआ ये, फिर उसकी आगे से हल निकालेंगे कि इस तरह इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो जी यही बेसिक टास्क है कि डिस्क्राइब कर देते हैं वो सब कुछ बाय एनालिसिस। एम्स ऑफ एरर एनालिसिस जी वही जो ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या है एम, क्या है एम एरर एनालिसिस का? आइडेंटिफाई कर देना एरर्स को, उनके पैटर्न्स को, उनकी टाइप्स को, फिर जो उनको कैटेगराइज कर देना, फिर उनकी रेमेडीज़ बना देना, उनकी स्ट्रेटजीज़ बना देना हल करने की। दैट्स इट। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ EA पे आ जाएँ जी। एरर एनालिसिस कोडर ने सजेस्ट किया कि 2 जस्टिफिकेशन हो सकती हैं फॉर स्टडिंग लर्नर्स एरर को। क्या है कि सबसे पहले जी जो ये कॉमन है कि जी ये लैंग्वेज टीचिंग से रेलिवेंट है। जाहिर सी बात है जब वो लर्नर लैंग्वेज सीखता है वो क्या करेगा, एरर करेगा ही करेगा। तो क्या है उसमें ज़रूरी, क्या रेलिवेंट है? एरर जो है एनालिसिस रेलिवेंट है लैंग्वेज टीचिंग से। सेकंड पे आ जाता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्वायरिंग प्रोसेस जी। इसमें आप फिर लैंग्वेज कैसे वो बच्चा एक्वायर करता है उस प्रोसेस का सारा जाहिर सी बात है स्टडी करेंगे। तो जी एरर एनालिसिस बस किसी तरह घुसाना है उन्होंने। बहरहाल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरर एनालिसिस टू ऑब्जेक्ट्स हैं एरर एनालिसिस के जो कि अकॉर्डिंग दी हैं, एक थियोरेटिकल और एक अप्लाइड। थियोरेटिकल में क्या होता है कि जो है एनालिसिस वो क्या करते हैं, जो लर्नर है वो कैसे सीखता है सेकेंड लैंग्वेज और क्या सीखता है उसे
एनालाइज किया जाता है। मतलब कि अभी हम एरर को एनालाइज नहीं कर रहे, हम उसके प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या फर्स्ट स्टेज होगी उसके सीखने की, क्या सेकंड स्टेज, क्या थर्ड स्टेज, क्या फुल प्रोसेस होगा, वो सीखेगा कैसे, शुरुआत कहाँ से होगी और देन आगे से क्या प्रोसीजर होगा। अप्लाइड में ये होता है कि आप फिर उसके एरर को एनालाइज करते हैं लर्नर के, कि वो कहाँ पे कब कौन सा एरर कर रहा है, और देन आप उसके मुताबिक रेमेडी बनाते हैं। मतलब टीचर ने एरर को, बच्चे के एरर को एनालाइज किया और देन उसने ऐसी टीचिंग टेक्निक अपनाई, या जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द अप्लाइड ऑब्जेक्ट and enable the learner to learn more efficiently by manipulating knowledge of his vernacular for academic purposes। फिर जी टीचर ने ये किया कि उसके लर्नर की ही नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसे सिखाया, उसके एरर को ठीक किया। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं, या एरर को एनालाइज करना अप्लाइड में आता है, या उसको ठीक करना, उसके हल निकालना अप्लाइड में आता है। ठीक है, बस ये एमसीक्यूज़ के तौर पर ही देखना है। थियोरेटिकल में आप प्रोसीजर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, आप उससे डील करते हैं। अप्लाइड में आप मसलों के हल निकालते हैं, एरर्स के हल निकालते हैं, देन आप उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करते हैं। कोडर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर जी, कोडर ने फ़र्क किया सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एरर्स में। नॉन सिस्टमेटिक एरर्स कौन से होते हैं? वो जो कि आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप करते हैं, ठीक है। जो कि सेकंड लैंग्वेज में आप एरर्स करते हैं, उन्हें सिस्टमेटिक एरर्स कहा जाता है। ये जी फ़र्क आपने याद रखना है और एमसीक्यूज़ के तौर पर इम्पॉर्टेंट है ये। टॉपिक नंबर 21 पे आ जाए जी, स्टेजेस ऑफ एरर एनालिसिस। तो जी कोडर के मुताबिक 5 स्टेजेस होती हैं एरर एनालिसिस की। सबसे पहले स्टेज पर जी आ जाए जी, इसमें आप क्या करते हैं? नाम से ज़ाहिर है, आप करते हैं डाटा कलेक्ट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरर एनालिसिस इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। आपको अपने रिसर्च टॉपिक या आप जिस भी एरर के मुताबिक के लिए आप इतनी ज़्यादा कलेक्शन कर रहे हैं डाटा की, आपको उसके रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करना होता है। आपका डाटा किसी भी शक्ल में हो सकता है, रिटन भी हो सकता है शक्ल में, स्पोकन भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। अच्छा जी, रिसर्चर्स ने आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके साइज़ के मुताबिक 3 कैटेगरीज़ उन्होंने बना दी हैं, यहाँ आइडेंटिफाई कर दी हैं। वो एक होती है मैसिव, एक स्पेसिफिक और एक इंसिडेंटल सैम्पल्स, ठीक है। अब ये ना ज़रा दिमाग खोल के ज़रा कॉन्सेप्ट ले लें। मैसिव क्या होता है? मैसिव सैम्पल involves collecting several samples of language used from a large number of learners in order to compile a comprehensive list of errors representative of a entire population। मैसिव से जाहिर है कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं इन अ मैसिव वे। आप बहुत भारी मिकदार में, ज़्यादा तादाद में डाटा कलेक्ट करते हैं किसी अपने टॉपिक के मुतालिक, ठीक है। जिस तरह उन्होंने बोला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, आप एक जो उसका वो डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? इंटायर पॉपुलेशन का। या सिंपल आप इसका ये समझ लें, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन का आप, ज़्यादा मेजॉरिटी का आप डाटा कलेक्ट करेंगे ना, ज़्यादा भारी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में, तो वो जी मैसिव सैम्पल कहलाता है। इसी तरह अगर स्पेसिफ़िक में आ जाए तो आप, नाम से ज़ाहिर है स्पेसिफ़िक, अब जब बंदों पे आ जाते हैं ना, स्पेसिफ़िक चीज़ पे आ जाते हैं, तो आप फिर स्पेसिफ़िक वे में ही डाटा कलेक्ट करते हैं। आप कम ही डाटा कलेक्ट करते हैं सिर्फ उसी चीज़ के बारे में। अ स्पेसिफिक सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 1 सैम्पल ऑफ लैंग्वेज यूज कलेक्टेड फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स। लिमिटेड नंबर्स होते हैं आपके जो जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, इसीलिए जब लिमिटेड आपका नंबर आ जाए तो फिर वो होता है स्पेसिफिक सैम्पल, ठीक है। कि भाई ये बस स्पेसिफ़िक चीज़ है या स्पेसिफ़िक आवाम है या स्पेसिफ़िक डाटा है जो कि स्पेसिफ़िक लोग बोलते हैं, हमने इनको कलेक्ट करना है, या जो भी वटेवर आपका लिमिटेड होता है बंदा।
An incidental sample involves only one sample of language used produced by single learner. जब आप एक सिंगल लर्नर की लैंग्वेज का डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो इंसिडेंटल होगा। जब आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं या भारी मिकदार में जब डाटा कलेक्ट करते हैं वो मैसिव होता है। जब आप लिमिटेड मेजॉरिटी का लिमिटेड जो है पॉपुलेशन का या लिमिटेड लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी लैंग्वेज का डाटा कलेक्ट करते हैं, तब वो स्पेसिफिक डाटा होता है। जब आप एक बंदे का लैंग्वेज का डाटा कलेक्ट करते हैं वो इंसिडेंटल होता है। क्लियर है? ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज सिलेक्टिंग अ प्रॉपर डाटा कलेक्शन सिस्टम। जी आप इस स्टेज में ना सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं बल्कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव भी इस आपकी स्टेज का ये होता है कि आपको अपने टॉपिक के मुताबिक डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन सा डाटा कलेक्शन सिस्टम अपनाना है अपने टॉपिक के मुताबिक। मुझे मैसिव वे में डाटा चाहिए, मुझे इंसिडेंटल वे में चाहिए, मुझे स्पेसिफिक वे में चाहिए। ठीक है। सेकंड स्टेज पे आ जाए जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा जी अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से एरर्स को। आफ्टर डाटा कलेक्शन इट इज़ आइडेंटिफाइड। इससे अब क्या मुराद है, इसमें उसमें ना उस डाटा में आप एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे। किससे? मिस्टेक से। एक वो मिस्टेक है जो कि लोग वहीं कर देते हैं, जनरल में कर देते हैं। हमने ऊपर मिस्टेक्स और एरर्स का जो है डिफरेंस पढ़ा है, तो जी आपने उनको छोड़ देना है, मिस्टेक्स को छोड़ देना। आपने जो रियल एरर्स कर रहे हैं लोग, आपने उसमें से अपने डाटा में से वो आइडेंटिफाई करने हैं। इट मीन्स डिस्टिंग्विशिंग एरर्स। फॉर दिस एरर्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिस्टेक्स इन जनरल। ठीक है। उस डाटा में से मिस्टेक्स से उस डाटा में आपने एरर आइडेंटिफाई करने हैं इन कंपैरिजन टू मिस्टेक्स। ठीक है। अच्छा जी अब जी आइडेंटिफाई जब आप करते हैं एरर्स तो ये डिपेंड करता है 4 क्रूशियल क्वेश्चंस पे। जब आप जब आप एरर अपने डाटा में से आइडेंटिफाई करने बैठते हैं तो 4 ऐसे क्वेश्चन के मुताबिक आप एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन ये है कि पहले तो आप ये बताएं ना कि आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, जिसके रूल्स आपने सामने रखे हुए हैं या जिसको आपने मॉडल के तौर पर सामने रखा हुआ है कि जिसके मुताबिक आपने इवैल्यूएट करना है अपने डाटा को कि अच्छा जी ये एरर है, ये एरर नहीं है। ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है, जिसकी रूल्स के बिना पे आपने इवैल्यूएट करना है एरर को। सेकंड में जी आपने डिफरेंस पता करना है एरर्स में और मिस्टेक्स में। ठीक है। ये जी एक और MCQs है। नॉर्मली अ मिस्टेक और स्लिप इज इमीडिएटली करेक्टेड बाय द लर्नर। ठीक है। थर्ड आपका बेस ये है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ना अब उन्होंने आगे से 2 काइंड्स निकाल दी हैं, एक ओवर्ट और एक कवर्ट। ओवर्ट से मुराद ये है एन ओवर्ट एरर इज़ easy to identify because there is a clear deviation in form she sold her car। उनका कहना है ओवर्ट एरर वो होता है जो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एरर है, वहाँ पे क्लियरली रूल तोड़ा गया है, वहाँ पे क्लियरली जो है लर्नर ने डेविएट किया है रूल को। ठीक है। वहाँ पे वो एक ओवर्ट एरर है। एक कवर्ड एरर वो होता है जिसमें जो है लर्नर का जुमला मीनिंग के लिहाज से भी करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है बट प्रैग्मेटिकली ठीक नहीं है। मतलब उनका कहना है ये जुमला, ये जो मैंने जिस पर टैप किया है, इट वाज स्टॉप्ड, उनका कहना है ये ग्रामेटिकली भी ठीक है, ये सेमेंटिकली भी ठीक है, बट अगर हमें ये पता चले कि ये जुमला किससे रेफ़र किया गया है, इट रेफर्स टू द विंड। अगर ये इस तरह कोई किसी लर्नर ने हवा के बारे में इस तरह बोल दिया कि इट वाज स्टॉप्ड, तो ना इट डजंट सिट वेल। ठीक है ना। मतलब इतना को प्रैग्मेटिकली हम ना विंड के बारे में या हवा के बारे में इस तरह नहीं बोलते। ठीक है। तो
उनका कहना है कि ये ना कवर्ट जो एरर होते हैं वो जी इस कैटेगरी में आते हैं, बस कुछ ना कुछ बनाना होता है। खैर, द फोर्थ क्वेश्चन इज़ फोकस्ड ऑन डेविएशंस। जी कहाँ पे रूल तोड़ा गया है, कौन सी जो है रूल ब्रेक किया गया है, इस पे फोर्थ क्वेश्चन की बेस होती है। अब अच्छा जी, अब डेविएशन में उन्होंने और उसकी 2 काइंड्स निकाल दी हैं, एक करेक्टनेस है और एक अप्रोप्रिएटनेस है। करेक्टनेस से मुराद इन दोनों से क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों का, उनका कहना है फर्स्ट करेक्टनेस में आप उससे ये मुराद ले लें कि डेविएशन ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज यूसेज आई डिड इट विद हर, कि उसमें आप क्लियरली रूल्स का जो है ना डेविएशन करते हैं, आप जो है रूल की मत मार देते हैं, रूल ब्रेक कर देते हैं, क्लियरली करेक्टनेस का ये है। दूसरे में क्या है, डेविएशन ऑफ द लैंग्वेज यूज, शी कैन डू टू वट एवर शी वॉन्ट्स। आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप उसके एक वे को या लैंग्वेज यूज़ के ना वे को थोड़ा सा ऑकवर्ड कर देते हैं, या क्या मैं कहूँ, ये जो ऊपर आपने ओवर्ट और कवर्ट का पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम इसका मीनिंग नीचे यही है। करेक्टनेस से ये मुराद है कि आपने रूल डेविएट कर दिया है, आपने रूल तोड़ दिया है। तो ओवर्ट रूल भी ओवर्ट एरर भी यही होते हैं। जबकि अप्रोप्रिएटनेस से ये मुराद है कि आपका ना जुमला प्रैग्मेटिकली ठीक नहीं है, आपका जुमला ग्रामेटिकली तो ठीक है, आपका जुमला सेमेंटिकली भी ठीक है, बट इतना अप्रोप्रिएट नहीं है सिचुएशन के हवाले से या प्रैग्मेटिकली वट एवर, जो भी बस कुछ बनाना है तो बस ये ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स। इसमें जी आप क्या करते हैं, सिंपल नाम से जाहिर है आप जो एरर्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है, कैसे डिस्क्राइब करना है, आप इसमें कंपैरिजन करते हैं वो एरर्स, वो जुमले जो कि लर्नर्स बोलते हैं उनके साथ जो टारगेट लैंग्वेज है। मतलब एक तो ये है ना कि मॉडल के तौर पर जो टारगेट लैंग्वेज लर्नर सीख रहा है, ठीक है, वो सही लैंग्वेज है, उसके रूल सारे करेक्ट हैं। एक जो लर्नर गलत रूल बोल रहा है, आपने उस गलत रूल को सही रूल के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके आप डिस्क्राइब करते हैं। The description of learner errors involves a comparison of the learner's idiosyncratic utterances with the reconstruction of those utterances in the target language, ठीक है। Once all the errors have been identified, they can be described MCQs। अच्छा जी, अब ना ये जो एलिस है, एलिस says one way is to classify errors into 4 grammatical कैटेगरीज। उसने जी एरर्स को क्लासीफाई कर दिया 4 ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ ने कि जी इस तरह हम ज़्यादा आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो लर्नर है वो कौन सा एरर कर रहा है, ठीक है, या मेजॉरिटी में जो लोग या लर्नर एरर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी ओमिशन। ओमिशन में क्या है, नाम से ज़ाहिर है ओमिशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, निकाल देना। ओमिशन से मुराद है लीविंग आउट एन आइटम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर या अक्सर मेजॉरिटी जो स्पीकर होते हैं वो अक्सर ही ओमिट कर देते हैं कोई ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होती है, जो करेक्ट आपको आपके जुमले को बनाता है ग्रामेटिकली, आप उसे ही ओमिट कर देते हैं। जैसे कि नीचे मिसाल दी है ही कुकिंग, यहाँ पे आना था ही इज़ कुकिंग, इज़ को उसने ओमिट कर दिया, तो जी ये आपका ये एरर है। ओमिशन के जी 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओमिशन होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल ओमिशन एंड सिंटैक्टिकल ओमिशन। मॉर्फोलॉजिकल ओमिशन में आप क्या करते हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को अपने सेंटेंस से ओमिट कर देते हैं जो कि ज़रूरी होता है उस सेंटेंस के की करेक्शन के लिए। सिंटैक्टिकल ओमिशन में आप
जुमले की तरतीब को ही अजीब कर देते हैं। मतलब एक जुमले को जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का एक प्रॉपर रूल होता है, आप उस रूल को ही तोड़ देते हैं। जैसे कि आई हंगरी, यहाँ पे आना था आई एम हंगरी, ठीक है। सेकंड जो है एरर होता है एडिशन। आप एडिशन कर देते हैं एक एलिमेंट की जो कि ज़रूरत भी नहीं है आपको, आपने अननेसेसरीली उसे ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ अननेसेसरी एलिमेंट। एडिशन इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एन आइटम दैट शुड नॉट अपीयर इन वेल फॉर्म्ड अटरेंसेस। कि जी आपने एक तो ऐड किया ऊपर से, एक तो और फिर आपने इतनी कोई ख़ास फॉर्म भी नहीं बीच में डाली कि जी वाह वाह हो जाए। थर्ड पे आ जाए जी सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन से क्या मुराद है कि आपने सब्सटीट्यूट कर दिया एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के साथ। मतलब कि एक जगह एक फॉर्म लगनी थी, ठीक है, आपने उसके मुतबादिल में कोई और फॉर्म लगा दी जो कि सही नहीं है, आपका जुमला उसने गलत कर दिया ग्रामेटिकली। यूज़ ऑफ वन एलिमेंट इन द प्लेस ऑफ अनदर और रॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉर्फीम, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस ऑर्डरिंग। मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि आपने कोई एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर लिया या ऐसा मॉर्फीम इस्तेमाल कर लिया या ऐसा एक फॉर्म इस्तेमाल कर ली जिससे आपका जो जुमला है एक मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे है द चेयर वॉज मेक्ड बाय द कारपेंटर। अच्छा जी, अब आप जब मेक लगाते हैं ना तो इससे आप ना एक टोटली क्रेडिट आप इस तरह कारपेंटर को दे देते हैं कि जी जो चेयर है वो मेक बनाई ही उसने, हालांकि ऐसा नहीं है, उसने बस उससे एक जैसे कहें ढाला है, तराशा है। लकड़ी तो उसने नहीं बनाई ना, लकड़ी तो अल्लाह ताला ने बनाई है, इसलिए मेड आना चाहिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे जी। द चेयर वाज मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है। फिर जी और आ जाए मिस ऑर्डरिंग। मिस ऑर्डरिंग में जी नाम से ज़ाहिर है आपका जो जुमला होगा वो होगा इन अ मिस ऑर्डरिंग, आपका ऑर्डर दुरुस्त नहीं होगा, कहीं पे आप कुछ लगा देंगे जैसे कि व्हाट इज़ डूइंग माई मदर, व्हाट इज़ माई मदर डूइंग। ये जो था कि ये सही है, करेक्ट आपका ऑर्डर है आपके जुमले का, ठीक है। अच्छा जी, कोडर ने फर्दर कोडर डिस्टिंग्विशेस 3 टाइप्स ऑफ एरर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टमेटिसी। अब ना आपकी दिमाग की दही कर देंगे आपको एरर्स का बता बता के उसकी टाइप्स बता के आपकी दिमाग की दही करने वाले हैं ये लोग, तो ज़रा दिमाग खोल लें। कोडर ने जी अब और 3 किस्म के एरर्स बता दिए हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिसी। अब ये सिस्टमेटिसी से क्या मुराद है कि जी दिमाग का सिस्टम लगा लें, लैंग्वेज का सिस्टम लगा लें, ठीक है। इसमें जी सबसे पहला आता है प्री सिस्टमेटिक एरर। ये क्या होता है, ये वो एरर होता है कि अभी लर्नर को ना किसी रूल का पता नहीं है, लैंग्वेज के ना रूल का पता नहीं है और उसने वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो जी ये होता है प्री सिस्टमेटिक रूल, कि उसे सिस्टम का ना अभी लैंग्वेज के सिस्टम का पता नहीं, उसे उस रूल का पता नहीं और उसने रैंडमली वो रूल ब्रेक कर दिया है। occurs when the learner is unaware of existence of a particular rule in the target language. These are random, ठीक है। फिर जी आता है सिस्टमेटिक एरर्स। ये सिस्टमेटिक एरर्स ये हैं कि जिसमें जी लर्नर ने रूल तो डिस्कवर कर लिया है पर ये कि वो गलत रूल है, फ़ायदा क्या फिर। पोस्ट सिस्टमेटिक एरर्स जी, पोस्ट सिस्टमेटिक एरर में ये है कि लर्नर को सही रूल का पता लग गया है, उसने डिस्कवर कर लिया है, बट स्टिल वो रूल ना वो इतना कोई डेली रूटीन में उसे अप्लाई नहीं करता, अभी भी वो अपने गलत रूल को ही मज़े से बोलता है, ठीक है। तो इसे पोस्ट सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पे आ जाएं जी, फोर्थ स्टेज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। अच्छा जी, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आइडेंटिफाई कर ली मिस्टेक्स उसमें से, फिर जी हमने उसे डिस्क्राइब भी कर दिया ये कौन सा एरर है, देन हमने उसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन से मुराद है उसके सोर्स ऑफ एरर को बताना है।
इस्टेब्लिश करना है। एक्सप्लेनिंग इज़ कंसर्न विद इस्टेब्लिशिंग द सोर्स ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर वाई इट वाज मेड, मतलब आपने उस एरर को एक्सप्लेन भी करना है कि लर्नर ये कर रहा है एरर तो क्यों कर रहा है, वजह क्या है इसके पीछे की। ठीक है, तो ये एक MCQs है कि जी ये स्टेज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की रिसर्च में। ठीक है, अच्छा जी, टेलर जो था उसने पॉइंट आउट किया कि error source may be psycholinguistic, sociolinguistic और may reside in the discourse structure के जी जो error source होते हैं वो psycholinguistic भी हो सकते हैं sources, वो sociolinguistic भी हो सकते हैं और वो discourse linguistic भी हो सकते हैं। psycholinguistic sources से मुराद है, जैसे नाम से जाहिर है कि लर्नर के दिमाग में कोई मसला है सॉरी, दिमाग में कोई मसला नहीं है, मतलब उसके दिमाग के कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि जिसके मुताबिक उसे रूल सही नहीं पता लगा। इसमें जी कंसर्न द नेचर ऑफ द L2 लैंग्वेज L2 नॉलेज सिस्टम एंड द डिफ़िकल्टीज लर्नर हैव इन यूजिंग इट इन प्रोडक्शन के जी लर्नर ने ना जो उसकी दूसरी लैंग्वेज थी उसके रूल बड़े डिफ़िकल्ट थे या उसे डिफ़िकल्ट हो रहे थे याद करने में, अपने दिमाग में उठाने में, तो उसने जी उसे गलत वे में अपने दिमाग में बिठा लिया या उसकी जो सेकंड लैंग्वेज की नॉलेज थी उसका सिस्टम वो दिमाग में उसके सही बैठा नहीं है, जिसकी वजह से वो एरर करने लग गया। ठीक है, सोशो लिंग्विस्टिक सोर्सेज वो होते हैं जिसमें जी आपके जो सोसाइटी होती है, आपका सोशल सिस्टम ऐसा होता है या आपके जो इधर उधर का माहौल होता है उसमें वो एरर्स किए जाते हैं या उसमें वैसे ही लैंग्वेज बोली जाती है, तो जी आप भी चल हो जाते हैं कि ठीक है लगे रहो। ठीक है, एक ये सिस्टम होता है कि आपके माहौल से वो एरर आ जाते हैं आपकी ज़ुबान में। डिस्कोर्स सोर्सेज में जी आप जो है वो स्ट्रक्चर्स जो आपके है ना लैंग्वेज का स्ट्रक्चर उसमें आप एरर करते हैं। डिस्कोर्स सोर्सेज इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ कोहेरेंट टेक्स्ट, के मतलब आप अपनी बात को एक मुकम्मल वे में कर ही नहीं पाते, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन अपनी लैंग्वेज में एक तरतीब के साथ एक पूरा जुमला आप या पूरा एक टेक्स्ट जैसे होता है ना जो एक मुकम्मल आइडिया दे, आप वो बोल ही नहीं पाते। जैसे कि अब मैं क्या मिसाल दूँ इसकी, छोटी सी मिसाल कि आप बात नहीं कर पाते। बस डिस्कोर्स सोर्सेज ये होते हैं कि आप जुमले नहीं बना पाते, आप गुफ्तगू नहीं कर पाते एक कोहेरेंट वे में, एक तरतीब में, व्हाटएवर। टास्क ऑफ ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ एरर्स जी, अच्छा वो ये एक ही बात को ना इन लोगों ने मुख्तलिफ हेडिंग्स बना दी हुई हैं, ये भी सोर्स ऑफ एरर्स ही हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी एक और सोर्स ऑफ एरर, वो क्या है, इंटरलिंगुअल के जी उन्होंने कहा कि जो लर्नर होता है ना वो अपने L1 अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो उसके रूल ना अपनी सेकंड लैंग्वेज पे अप्लाई करने लग जाता है, तो इस वजह से भी एरर अकर होते हैं। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो इंटरफेयर करने लग जाती है उसकी सेकंड लैंग्वेज से। जैसे कि हम अक्सर ही अपनी उर्दू पहले अपने हम ये नहीं करते कि हमारी जो इंग्लिश है वो अलग है, उसके रूल अलग हैं, हम अपनी अक्सर ही उर्दू के एग्जैक्ट ना ट्रांसलेशन करने बैठे होते हैं अपनी इंग्लिश में अपने दिमाग में, ऐसा ही है ना। तो अक्सर ही हमारे अनग्रामेटिकल जुमले इस वे में बन जाते हैं, हमें वोकैबुलरी नहीं आ रही होती या हम टूटी बजी इंग्लिश बोल देते हैं बस कैसे करके, तो जी ये सिस्टम होता है। फिर जी इंट्रालिंगुअल पे आ जाएं। इंट्रालिंगुअल में जी 3 किस्म के एरर होते हैं। सिस्टमेटिक एरर, इसमें जी क्या है, L2 लर्नर्स क्रिएट रूल्स ऑन देयर ओन डिफरेंट टू द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इसमें जी लर्नर क्या करता है, वो अपने रूल खुद ही बना लेता है कि जी मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, जिसको जो करना है कर लो। ठीक है, यूनिवर्सल एरर्स वो होते हैं कि जो यूनिवर्सली सारे लर्नर करते हैं, मतलब एक स्टेज होती है जिसमें उस लर्नर ने वो एरर करने होते हैं, उसे जी यूनिवर्सल एरर्स कह देते हैं। ठीक है, ओवर जनरलाइज्ड एरर क्या होते हैं, L2 लर्नर ओवर जनरलाइज फ्रॉम दैट दे फाइंड इज़ ईजी टू लर्न एंड प्रोसेसेस।
जी उस इसमें क्या होता है कि लर्नर क्या करता है, वो एक रूल को ओवर जनरलाइज कर देता है। इससे मुराद ये है कि अब क्या कहते हैं, विल है ना, विल लर्नर ने कह दिया कि विल से मुराद है कि हमने जो भी फ्यूचर के बारे में बात की हमें विल लगाना है, तो उसने ना हर जगह मुंह उठा के विल लगा देना है। उसने शैल का तस्वुर ही नहीं करना। शैल जहाँ पे लगता भी होगा ना, उसने कहना है छोड़ दो, विल ओवर जनरलाइज्ड कर लेना है उसने, मतलब हर जगह फिर उसने विल लगा लेना है। इसी तरह अब जो पास्ट में हम बात करेंगे तो फिर हमारी ये फॉर्म लगती है डिड। इसी तरह वर भी लगता है, WERE वर भी है, पर उसने वर नहीं लगाना, उसने हर जगह डिड ठोक देना है, ठीक है। ये जी ओवर जनरलाइज्ड रूल इसे कहते हैं। इसके अलावा जी सोर्सेज ऑफ मेथड्स को ना आप इस वजह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीचर की टेक्निक्स फॉल्टी हों या उनके मेथड्स सिखाने के फॉल्टी हों, उस वजह से भी लर्नर जो हैं वो एरर्स कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेज पे आ जाए इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों लर्नर एरर कर रहा है, उसके बाद जी आपने उसको इवैल्यूएट करना है उन एरर्स को। एट दिस स्टेज द टीचर करेक्ट द एरर। इसमें जी फिर आप जो आपने इतना डाटा कलेक्ट किया है या आपने इतनी रिसर्च किया, आप जो भी है इसमें उन्होंने टीचर कह दिया, टीचर को ना दिया, फिर टीचर ने जी अपने स्टूडेंट्स के एरर जो हैं वो एनालाइज किए, तो जी उसने क्या करना है, करेक्ट करना है इस स्टेज में अपने स्टूडेंट्स के एरर को। तो जी वेरियस टेक्निक्स ऑफ करेक्टिंग एरर्स, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। टीचर करेक्शन टेक्निक, या तो इसमें टीचर करेक्ट करे स्टूडेंट की टेक्निक जो है एरर्स को। सेल्फ करेक्शन टेक्निक्स, इसमें जी या तो बच्चों को ऐसे टेक्निक्स सिखाई जाए कि वो खुद ही सेल्फ करेक्शन करें अपने एरर्स की। पेयर करेक्शन टेक्निक्स, टीचर जो है वो बच्चों को पेयर बना के रख दे, पेयर में ग्रुप कर दे, तो उस हवाले से उस तरीके से फिर जी वो उनके एरर्स जो है वो करेक्ट करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए। तो जी ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 22 पे आ जाए जी, कॉजेस ऑफ एरर एनालिसिस। जी द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय वेरियस एरर एनालिसिस। अब एक ही बात को उन्होंने रोली जाना है, ऊपर भी इतनी सारी फैक्टर्स बता दिए हैं कि ये एरर्स होते हैं, इस वजह से होते हैं। अब उन्होंने अलग से इसका टॉपिक बना दिया। खैर, सबसे पहले जी मदर टंग इंटरफेरेंस। उनका कहना है कि ज़्यादातर एरर्स होने का ये भी फैक्टर है कि जी लर्नर की फ़र्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो उसकी सेकंड लैंग्वेज में इंटरफेयर करती है, तभी वो एरर करता है। सेकंड फैक्टर है केयरलेसनेस का उन्होंने कहा है कि ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू लैक ऑफ मोटिवेशन। जी बच्चे में कोई मोटिवेशन ही नहीं है कुछ सीखने की, वो केयरलेस है, तो फिर एरर ही करेगा ना वो। फिर जी थर्ड आता है ट्रांसलेशन। जी उनका कहना है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरर है। ट्रांसलेशन से मुराद कि हम एज टू एज जो अपने उर्दू के जुमले या अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के जुमले ट्रांसलेट करते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज में, तो ये एरर का सबब बनते हैं। फोर्थ है लॉन वर्ड्स। अब ये ना उन्होंने पता नहीं क्या इधर लिख दिया है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल उनका कहना है, हालांकि लोन वर्ड वो होता है जो हम किसी दूसरी ज़ुबान से लोन लेते हैं उसका वर्ड, पर यहाँ पे उन्होंने कुछ और ही दे दिया हुआ। खैर, उनका कहना है लोन वर्ड यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम कोई ना वर्ड का स्पेलिंग अपने तरफ से या अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर के सही स्पेलिंग ब्रैकेट में लिखे हैं, हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और या आसानी करने के लिए कि हमें शुरू में आसानी से याद हो जाए, हमने उसके अपना ही स्पेलिंग बना दिए, ठीक है। अब ये जो अपने स्पेलिंग बना लिए हैं ना, उन्होंने इसको लोन वर्ड कह दिया। तो उनका कहना है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो जो ये लोन वर्ड है उनके स्पेलिंग उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह याद होते हैं बजाय के ओरिजिनल इंग्लिश के वर्ड्स के। तो फिर वो ना करते करते याद करने के पीछे करते करते वो क्या होता है, वो आदत पक्की हो जाती है, वो स्पेलिंग पक्के हो जाते हैं, और फिर वो क्या किसका सबक बनते हैं, ऑब्वियसली एरर्स का सबक बनते हैं। इसी तरह इट इज़ मिस्ट्री।
उसने याद करने के लिए जी ये वर्ड MISTRI कर लिया, बाद में जी एरर हो गया वो। 5 जी इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज जी, उनका कहना है इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो लर्नर को इसके रूल समझते हुए फिर प्रॉब्लम होती है, और फिर जब प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ उसे आती हैं, तो फिर वो एरर करता है। जैसे कि अब यहाँ पे लॉजिकल सी बात है कि अब आपके पास्ट टेंस में प्रीस्ट ईडी लगता है, आपका ये रूल है कि ईडी लगता है। प्रीस्ट हो सकता है, रीस्ट हो सकता है वर्ड आपके पास्ट टेंस में, इंग्लिश के पास्ट टेंस में, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आप टीच नहीं कर सकते। टीच के साथ आपने ईडी नहीं लगा सकते, ये जी अनग्रामेटिकल हो जाएगा आपका जुमला भी और आपकी फॉर्म भी, ठीक है। तो ये ना उन्होंने कहा है कि ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज है, तो उसकी ना डिफ़िकल्टीज़ इनहेरिट करते हुए फिर बच्चों को एरर्स हो ही जाते हैं। इसी तरह उनका कहना है कि टूथ का प्लूरल टीथ हो सकता है, पर बूथ का प्लूरल बीथ नहीं हो सकता। क्यों है ऐसा? ठीक है। इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल एरर्स जी, ये अब MCQs है, और ये आगे वही पीछे जो हम पढ़ के आए हैं उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, उसी के दिमाग की दही करनी है इन्होंने, ठीक है। ये आगे वही रूल्स हैं सारे। टॉपिक नंबर 23 पे आ जाएं, ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का भी मैं पीछे कॉन्सेप्ट आपको दे चुकी हूँ, यहाँ पे इसका आपने MCQs पढ़ना है। द टर्म ओवर जनरलाइजेशन इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद लैंग्वेज एक्विजिशन बाय चिल्ड्रन। MCQs के ज़्यादातर इसका कनेक्शन किससे देखा गया है? चिल्ड्रन से, क्योंकि चिल्ड्रन ये करते हैं कि जब वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं तो वो उसके रूल्स को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए जी। अच्छा, अब उनका ये कहना है, MCQs है, कि बच्चे जो होते हैं वो इमिटेट नहीं कर रहे होते अडल्ट से, मतलब उनके सामने कोई बच्चा कोई बड़ा बोल रहा है तो आप वो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल उनकी नकल उतार के नहीं बोल रहे होते, इमिटेट नहीं कर रहे होते। क्या अगर आप कहें कि नहीं वो इमिटेट कर रहे हैं, वो खुद उसके लैंग्वेज के रूल्स ना फिगर आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये जी एक प्रॉपर MCQs भी और डेफिनेशन भी उन्होंने दे दी है। दिस प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट अ ग्रामेटिकल रूल एंड applying it generally is called overgeneralization. 3 phases of overgeneralization। क्या 3 phases होते हैं बच्चों के, जो कि वो overgeneralize करते हैं स्टूडेंट कह रही हूँ लैंग्वेज को। फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें उनका कहना है कि बच्चे क्या करते हैं, वो उन्हें पता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, मतलब पास्ट टेंस के लिए वेंट ही इस्तेमाल होगा, बट वो गो को वेंट से रिलेट नहीं करते। उनके लिए जो वेंट है ना, ये एक अलग एंटिटी है, ये लेक्सिकल आइटम उनके लिए अलग है। वेंट इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट लेक्सिकल एंटिटी आइटम, ठीक है। ये एक फ़ेज़ होता है। सेकंड फेज़ ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो ओवर जनरलाइज कर लेते हैं ये पास्ट टेंस के रूल को, मतलब वो होता है ना, ये रूल है कि जी अगर आपने पास्ट फॉर्म बनानी है तो ईडी लगाना है साथ, तो वो इसे ओवर जनरलाइज कर लेते हैं। वो समझते हैं कि हर फॉर्म के साथ उसको पास्ट बनाने के लिए ईडी लगना है, तो फिर वो गो को भी वो गोइट कर देते हैं, मतलब गो की भी साथ ईडी लगा देते हैं उसे पास्ट टेंस में करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, ठीक है। ये है सिस्टम। फिर जी थर्ड फेज़ में जी आहिस्ता आहिस्ता, फिर उन्होंने बच्चा तो नहीं रहना होता ना, जाहिर सी बात है, फिर बड़े भी होना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिगर आउट कर लेते हैं कि नहीं भी कहाँ पे रूल कौन सा है, कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है, क्या सिस्टम है, ठीक है। बस चीज़ इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।